हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और पीछे की क्लास में आपने प्यार दिखाया है, सपोर्ट भी किया है, आपने दूसरे बच्चों को शेयर भी किया है। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ये क्लास भी शेयर करोगे ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। ये क्लास रहेगी आपकी सीईटी ग्रुप सी, डी, एस्टेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, रीट, यूपीटेट, पीटेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास आपको 200% करनी है, ठीक है। इसमें से हर एग्जाम में आपको किसी में 1 अंक का, ठीक है, और किसी में 2 से 3 अंक, 3 अंक का तो जिनका हिंदी सब्जेक्ट है ना, टीजीटी पीजीटी वाले जो है उनके देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये हमने कर लिया था रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर। ये मैंने बताया था आपको रूढ़ शब्द जिसके वो टुकड़े नहीं होते, यौगिक शब्द भी बताया था। यौगिक शब्द में ही आपके आते हैं उपसर्ग, प्रत्यय और समास भी इसी में आता है। क्रमधारय समास है ना, शायद बाय मिस्टेक मैंने उस दिन आपको योग रूढ़ के साथ करवा दिया था आपको, तो उसको करेक्ट कर लेना, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये क्रमधारय समास जो है आपका, ये यौगिक शब्दों के साथ काउंट होता है। और जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो तीसरे की ओर संकेत करते हैं, और इसके साथ क्या आएगा आपका बहुब्रीहि समास आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आज हम जो करने जा रहे हैं शब्द का प्रकार 2, ये होगा आपका उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर और इतिहास। इन तीनों में से कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। स्रोत का अर्थ क्या होता है? साधन, यानी कि कहाँ कहाँ से जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी में आए हैं। तो ये आज हम करेंगे तत्सम और तद्भव। यदि टाइम मिला तो हम आगे का भी कर लेंगे, वरना इतना तो हम जरूर देखेंगे। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इसको अच्छे से करोगे। और जो भी आपको इसमें बताया जाए तो साथ के साथ आप नोट्स बना लिया करो। नोट्स के लिए प्लीज मुझे फोन मत किया करो, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या आप अपने आप नोट्स नहीं बना सकते? ठीक है। तत्सम का अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है उसी, सम का अर्थ होता है समान, यानी कि उसी के समान। जैसे जैसे संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो क्या होंगे? ज्यों के त्यों हिंदी में क्या हो जाएंगे? प्रयोग किए जाएंगे, उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द कहाँ से निकला है? आपका संस्कृत भाषा से निकला है। और हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत ही है। वैसे तो संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। उसके बाद आता है अपना तद्भव शब्द। वे शब्द जो हिंदी में रूप परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि संस्कृत में तो उनको दूसरे तरीके से बोला जाता है और हिंदी में उनको दूसरे तरीके से बोला जाता है, यानी इनका उनका रूप जो है वो बदल जाता है तत्सम शब्दों का, जब वो तद्भव में आते हैं, हिंदी में आते हैं। अब मैंने है ना तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए कुछ ट्रिक बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको अच्छी भी लगेगी और समझ में आ जाएगा आसानी से। मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि 98% जो आपका काम है वो इस ट्रिक के माध्यम से आसान हो जाएगा। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जैसे अपवाद वाले, वो तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन 98% आपके इसी ट्रिक से हल हो जाएंगे। तो सबसे पहला अपना है अनुस्वार युक्त तत्सम। अनुस्वार समझते हो ना, किसको बोला जाता है? ये ऐसे देखो, यहाँ पर हम एक बिंदु लगा देते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे। और अनुनासिक, यानी कि ऐसे जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं ना, ये वाले, ये आपके किस में चले जाएंगे? ये आपके तद्भव में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। जब हम इसको तद्भव रूप लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अंगूठा, ठीक है। आगे है अंग प्रोक्षण। इसका अर्थ होता है अंगोच्छा। इसका अर्थ होता है अंगोच्छा, ठीक है। अक्षी, उसके बाद है अक्षी। अक्षी का अर्थ हो जाएगा आपका आंख। अकार्य का अर्थ हो जाएगा आकाश। ये इधर वाले जो है ना ये तत्सम है सारे, और इधर जो मैं अभी लिख रही हूँ ना ये सारे तद्भव रूप हैं, ये आप याद रखोगे। अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधेरा। अक्षोट, अक्षोट का अर्थ हो जाएगा आपका अखरोट।
ठीक है, तो ये साथ के साथ आप नोट कर लोगे। और एक बार आराम से है ना, आप कुछ भी मत लिखो, इस क्लास को पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद सेकंड टाइम आप फिर इस क्लास को देखोगे, उस समय आप लिख लेना। तो 2 बार जैसे आपकी रिवाइज हो जाएगी ना साथ के साथ, तो बिल्कुल अच्छे से ये शब्द आपको लगभग तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये श, यानी कि ये वाला जो श है तालव्य वाला, ये और जो ये किसमें है, ये तो है तत्सम शब्द, और ये किसमें बदल जाएगा आपका, दंते में बदल जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लो, ये परिवर्तित हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, ये हमारा दंते हो गया, यानी कि श जो है आपका स में बदल जाएगा। देखिए शब्द शकट, इसका अर्थ होता है छकड़ा, ये तद्भव रूप है। तत्सम में इसको बोलेंगे शलाकिका, और इसका तद्भव रूप होगा सलाई। सलाई होती है ना, जिसके माध्यम से हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उसको संस्कृत में तत्सम रूप में क्या बोला जाता है, शलाकिका बोला जाता है। शमश्रु, इसका अर्थ होता है मूंछ। अब देख लो आप, मूंछ को क्या बोला जाता है संस्कृत में, शमश्रु बोला जाता है। श्रृंगार, ये शब्द आपका ठीक होगा, आप ये तो याद रख ही लोगे, जैसे श्रृंगार है, इसका क्या अर्थ होता है हिंदी में, तद्भव रूप होगा इसका श्रृंगार। लेकिन आपको ये शुद्ध अशुद्ध के लिए भी याद रखना है। पता है क्या करता है वो, एग्जामिनर ऐसे पूछता है, और हमने ये रटा हुआ है कि इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है श्रीणु। श्रीणु का अर्थ होता है सुन। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको क्लास कितनी अच्छी लगती है उसके अनुसार है ना, आप लाइक और कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी पता लगे कि बच्चों को कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आता है अडय और अढय, ये क्या है, तद्भव रूप है। ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होते। ठीक है, ये संस्कृत में प्रयोग नहीं होते हैं। अब इनके कुछ शब्द देख लो, जैसे अडय से हो गया आपका कड़ा, पीड़ा, और अडय से हो गया जैसे पढ़ना। ठीक है, उसके बाद है आपका आगे वाला नियम, जो री है आपका, ये र में बदल जाता है। ये मैंने आपको करवाया था ना, जब मैं उच्चारण स्थान करवा रही थी, री और र को हमने एक साथ लिखा था, तो आप उसी से याद रख सकते हो। री को मैंने ऊपर लिखा था, र को नीचे लिखा था, इससे आप याद रख लोगे कि जो री है वो किस में प्रयोग होता है, संस्कृत में, यानी कि ये तत्सम वर्ण है, और र जो है आपका ये क्या है, तद्भव रूप है इसका। अब ये है रिद्धि। रिद्धि ये है तद्भव रूप हो जाएगा, और इधर वाले ये क्या है आपके, ये है तत्सम। ऋण, जैसे हम ऋण ऐसे ही लिखते हैं ना, साधारणतः हम ये लिखते हैं, ऋण शब्द जब हम लिखते हैं इसी प्रकार से हम लिखते हैं, ये यहां से हो जाएगा। ठीक है, ऋण। लेकिन अब यदि देखा जाए तो हम किसका शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ऋण का ऐसे ही, हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि हम हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे का ऐसे ही हम हिंदी में लिख देते हैं इसको, ऋण को, लेकिन इसका तद्भव रूप जो है ये वाला है ऋण, हिंदी का जो शब्द है इसका ये है। उसके बाद अपना आता है कि तत्सम शब्दों की और पहचान कैसे करेंगे, तो आगे वाला आपका जो प्रकार है वो ये हो जाएगा कि तत्सम जो संस्कृत के उपसर्ग है ना, जब उपसर्ग वाला टॉपिक आएगा अपना, तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो है वो संस्कृत के उपसर्ग है, तो उनसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो संस्कृत वाले उपसर्ग हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, तत्सम शब्दों में आएंगे। जैसे प्रमाणित है, इसमें पर आ गया ना उपसर्ग आपका, तो इसकी वजह से क्या है, ये तत्सम शब्द हो गया। इसमें आ गया, और इसमें ये आदा आपका र भी है, इसकी वजह से भी है। परा आ गया, अनु आ गया, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था अनुगमन शब्द। जिन बच्चों ने संस्कृत पढ़ी है उन्होंने देखा होगा ना, संस्कृत में आपके एक शब्द आता था, एक वाक्य था सॉरी, कि सीता रामम अनुगच्छति। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने आते हैं, अब हम देखते हैं आगे का कि जो संयुक्त वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं, किस किस में जो है वो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
चार तो आप ये संयुक्त वर्ण ये याद रख लो, पक्ष, त्र, ज्य और शर। ठीक है, चार तो आपके यही हो गए। उसके बाद हम विद्यालय लिखते हैं इस प्रकार से, ये वाला हो गया। उसके बाद अपना आता है जैसे ये हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे ये ऊपर वाला जो र होता है ना, ये हमेशा ही आधा होता है। ये आप आसानी से याद रख लोगे कि ऊपर वाले हैं चाहे नीचे वाले हैं, जो अर्ध है इसमें है ना, अब वह द और वह मिला हुआ है, तो ये द है ना ये आधा है, और वह जो है ये पूरा हुआ है। यानी कि नीचे जो पैरों में होता है ना जो वर्ण, वो पूरा होता है, ऊपर होता है वो छोटा वर्ण माना जाता है। तो अब ये ऊपर है, सिर के ऊपर है, ये सिर के ऊपर है ना, ये छोटा है। अब वह जो है ना, हम क्या मान लेते हैं कि ये आधा है, नीचे इसके पैर में लगा हुआ है, लेकिन ये आधा नहीं है, वह तो पूरा है, ये द आधा है। ठीक है, तो ये आप याद रख लोगे कि ये वाले भी किस में आएंगे, आपके इसी में आएंगे। जैसे एक हम लिखते हैं हृदय शब्द लिखते हैं ऐसे करके, तो ये भी इसी में आएगा। तो इनसे जितने भी शब्द बनेंगे इन वर्णों से, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, आपके तत्सम में चले जाएंगे। उसके बाद आता है व और ब, ये ब है आपका। ठीक है, ब कि वह जो है ये है आपका तत्सम और ये है आपका तद्भव। ठीक है, अब इसमें हमें देखने हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं हम, वणिक हो गया, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा बनिया। उसके बाद वत्स है, ये आपका तत्सम है। ये देखो ये आधा मैंने बताया ना कि आधे वाले केस में लगभग ही ये इसमें जाएंगे, 99% तत्सम में ही। वत्स का अर्थ होता है बच्चा भी होता है और बछड़ा भी होता है। उसके बाद आता है आपका य और ज, कि ये किस में आएंगे, ये जो होगा ये होगा आपका तत्सम और ये हो जाएगा तद्भव। आप अपने आप से ही कर लो, जैसे ये इधर वाले तत्सम है सारे, ये इधर वाले क्या है तद्भव है। तो इसके कुछ शब्द हम देख लेते हैं। जैसे ये से बन गया अपना यव, इसका तद्भव रूप होता है जो। उसके बाद अपना आता है ये यमुना शब्द लिख लेते हैं हम, तद्भव में क्या बन जाएगा, जमुना बन जाएगा। आगे एक शब्द और करवा देती हूँ एक आधा मैं आपको, जैसे ये हो गया यज्ञो पवित, ये कई बार पूछा गया है। जैसे यज्ञोपवीत देखने से ही ऐसे लगेगा कि हाँ यज्ञ से संबंधित होगा, इस प्रकार का ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा पजल करने के लिए, लेकिन इसका अर्थ होता है जनेऊ। ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो धारण करते हैं जनेऊ। ठीक है, यहां तक आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। उसके बाद आता है त्र, जो हमने किया था ना यहाँ, ये रहा संयुक्त वर्ण है कि नहीं है, ये किस में बदल जाएगा, त्र आपका त्र में बदल जाएगा। एक दो एग्जाम्पल मैं दिख देती हूँ आपको। ये जैसे ये हो गया त्रिलोक, तो ये बदल जाएगा आपका त्रिलोक में। एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको, त्रिकाष्ठ, ये आपका तद्भव रूप में बदलेगा, तब हो जाएगा इसका त्रिकठी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं करवा रही हूँ आपके साथ साथ इसको लिखते जाना, कहीं ये ना हो कि मैम नोट्स दे दो। आप जितना लिखोगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अच्छे से लिख लोगे अपने साथ साथ, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये लोमड़ी शब्द जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है। ये आपके सारे के सारे क्या है, तद्भव है। और यहाँ जो मैं लिखूंगी ये क्या लिखूंगी, तत्सम रूप वाले लिखूंगी। ठीक है, अब लोमड़ी का हो जाएगा आपका लोमशा, और दूसरा भी इसका लोमस करके भी आपसे पूछ सकता है। खेत का हो जाएगा क्षेत्र, क्षण का हो जाएगा छिन्न, मतवाला का हो जाएगा मदोन्मत,
ये शुद्ध अशुद्ध में भी आपके ये शब्द आ सकता है। यहाँ पर एक आधा तो है और एक पूरा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको बढ़ाकर लिखा है। होलिका हो जाएगा होलिका, छाया हो जाएगा छाया, चिता का हो जाएगा चित्रक, चकवा का हो जाएगा चक्रवाक, गेहूं का हो जाएगा गोधूम, गर्दन का हो जाएगा ग्रीवा, काक का हो जाएगा कुक्षी, कोड़ी का हो जाएगा गर्दब का हो जाएगा गदा, कीर का हो जाएगा क्षीर, परीक्षा का परीक्षा, कंगन का हो जाएगा कंकण, यद्यपि का हो जाएगा यद्यपि, हल्दी का हो जाएगा रिद्रा, जजमान का हो जाएगा यजमान, जोगी का हो जाएगा योगी। ठीक है, ये तो इनको आप साथ के साथ लिख लो। आगे मैं एक दो और करवा देती हूँ आपको, जैसे यहाँ लिख देती हूँ एक दो नियम यहाँ लिख लो। ठीक है, जैसे ये ण है, ये बदल जाएगा आपका न में, यानी कि ये आपका तत्सम और ये है आपका तद्भव। ठीक है, जैसे एक शब्द देखिए तिरुण, इसका हो जाएगा तिनका। और एक जैसे अर्धराय, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। जैसे ये शिरोरेखा, इसके ऊपर जो होता है वो वाला क्या होता है, आधा होता है। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके तत्सम शब्दों में आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आपको इस तरह के उदाहरण और चाहिए तो मैं इसी टॉपिक पर एक क्लास और लेकर आ सकती हूँ, तो कृपया करके आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। यदि आप कमेंट के माध्यम से नहीं बताओगे कि वो उदाहरण नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगी। थैंक यू।